ना एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं ना, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं उन सभी में ये चीज नॉट, कैन नॉट, इनकरेक्ट ऑप्शन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा और उसी हिसाब से क्वेश्चन अटेंड करिएगा। सिमुलेटर ट्रेनिंग क्या होता है? सिमुलेटर ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपका चीजें रियल में कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा रूम होता है, उसके अंदर आप बैठ जाते हो और आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ आप रियल में उस जगह पे मौजूद हो और उस समय आप कैसे काम करोगे, मशीन को वहां पर चलाना सीखते हो आप। तो वो होता है। हेलो गाइस, माइनिंग ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जनवरी 2024 में एनटीपीसी एनएमएल के द्वारा जो पेपर लिया गया था, तो वो पेपर किसी कारणवश जो है तो कैंसिल हो गया था, क्योंकि शायद पेपर लीक हो गया था इस कारण से। तो उसका दोबारा से एग्जाम होने जा रहा है और सब लोग बहुत तेजी के साथ तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी लिया जा रहा है। ठीक है, तो आपका सबसे बड़ा जो हेल्पफुल होगा कि भाई हमें जो पिछला क्वेश्चन पेपर था उसका अगर रिव्यू मिल जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, तो उसके बारे में डिस्कशन अगर हो जाए तो बेटर है। डिस्कशंस हो सकता है आपने पॉसिबिलिटी है कि देखे होंगे, बट हमें यहाँ पे तुक्के नहीं मारने हैं, हमें क्या करना है, हमें करना है एनालिसिस। समझना है कि आखिर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं और उनके आंसर्स को अटेंड कैसे करना है, ये सब चीजें हमें जाननी है। उसके साथ ही क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, ज्यादातर किस पे एनटीपीसी के द्वारा लास्ट टाइम फोकस किया गया था, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी उसी चीज पे फोकस किया जाए। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां पर आता है वो पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जैप? जैप का फुल फॉर्म क्या है? तो जैप का यहाँ पे चार ऑप्शन दिया, जोनल एक्सीडेंट पॉइंट, जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल, या फिर नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये बेसिकली आपका पूछा गया था फोर्थ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में से पूछा गया था ये क्वेश्चन। वहां पे सीधे सीधे आपका सर्कुलर में दिया हुआ है कि जैप का फुल फॉर्म दिया है कि जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल, मतलब कि जब भी हम माइंस में काम करेंगे तो हमारे ऐसी कंडीशन जनरेट करनी है कि एक्सीडेंट का जो होने के जो चांसेस हैं वो पूरी तरह से जीरो हो जाए, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये फोर्थ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन था जो कि दिया गया था। नेक्स्ट है एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया गया, आपका स्लोप स्टेबिलिटी रडार जो ओपन कास्ट माइंस में यूज किया जाता है वो किस चीज की मेजरमेंट करता है? तो यहाँ पर रॉक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा है, जो कंप्रेस हो रहा है रॉक, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है कंप्रेस होने पर, या फिर आपके रॉक के स्ट्रेस को मेजर करता है, या फिर वाटर का लेवल मेजर करता है उस पर्टिकुलर एरिया का, या फिर आपका रॉक के डिस्प्लेसमेंट का। तो स्लोप स्टेबिलिटी रडार बेसिकली आपका लगाया जाता है ओपन कास्ट माइंस में, जो बेंच है वहां पे आपका लगाया जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका ये जैसे कि एक पोर्शन है, ये अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो इस चीज की रीडिंग वो लेगा, इस चीज को मेजर करेगा, वो बताएगा कि हाँ आपका बेंच का फेलियर हो सकता है, स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए स्लोप स्टेबिलिटी रडार यूज होता है। तो बेसिकली रॉक के डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, माइनर इंजरीज की रिपोर्ट रीजनल इंस्पेक्टर को कब भेजी जानी चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि आपको एक साल में एक बार माइनर इंजरीज की जो रिपोर्ट है उसको भेजा जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से लोग जो है तो सोचेंगे कि क्या है वो रिपोर्ट तो 24 घंटे में भेजा जाता है इस टाइप से एक्सीडेंट वगैरह होने का। देखो वो उससे अलग है, यहाँ पे आप एक पूरा साल का मेंटेन करते हैं जो रजिस्टर, उसकी कितनी इंजरीज हुई उसकी रिपोर्ट आपको जो है तो बेसिकली भेजनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट इंक्लूड्स, अगर आपको कहीं पर अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके कारण किस पे प्रभाव पड़ता है, किस चीज पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? ये है आपके ऑप्शंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया है आपका लॉस इन प्रोडक्शन रेवेन्यू ओनली।
रिडक्शन इन द प्रॉफिट, चार्जेस ऑफ एडिशनल रॉयल्टी। देखिए ये सब तो ऐसी चीजें हैं जो कि हल्की फुल्की हो भी सकती हैं अगर एक्सीडेंट होता है माइंस में, तो लेकिन उतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द एम्प्लॉय, मतलब कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो है और जो एम्प्लॉयर है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि भाई देखिए एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर जो होता है वो बेसिकली आपका क्या करता है, वो कहीं ना कहीं उसको फिर अलग अलग जगह रिपोर्ट करना पड़ता है, नोटिस भेजना पड़ता है माइंस में, फिर उस हिसाब से जो है तो आपका इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है, ये सारी चीजें उसको झेलनी पड़ती हैं। उसके बाद जो दूसरा एम्प्लॉय के एंड पे कॉस्ट आता है कि भाई उसकी फैमिली को उसको जो है तो तकलीफों से गुजरना पड़ता है। तो डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट हो गया जो कि भाई डायरेक्ट पैसा देना पड़ रहा है, कंपेंसेशन दे रहा है ना, एम्प्लॉय के एंड से भी भाई पैसा लग रहा है उसको इलाज वगैरह में, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इनडायरेक्ट वाला होता है, मेंटली जो इनको दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। इसलिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डंपर की प्रोडक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड होती है? तो डंपर की प्रोडक्टिविटी रोड पर डिपेंड होती है। भाई रोड अच्छी है तो डंपर अच्छे से चलेंगे, है ना, ज्यादा काम कर पाएगा ना आपका डंपर। उसके बाद दूसरा आपका आता है मोबिलिटी ऑफ द डंपर, कि डंपर आसानी से मूव कर पा रहे हैं, कोई ट्रैफिक जैम वगैरह इस टाइप का कंडीशन नहीं क्रिएट हो रहा है। तीसरा आपका ऑप्शन हो जाता है ट्रेनिंग ऑफ द ऑपरेटर, ऑपरेटर अगर अच्छा है तो डंपर भी अच्छे से चलाएगा, है ना। डंपर का यूटिलाइजेशन सही तरीके से होना चाहिए, भाई डंपर का मेंटेनेंस सही तरीके से होना चाहिए। डंपर को चलाया ही ऐसा जाए कि ज्यादा से ज्यादा ट्रिप्स लगा सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, कम डीजल लगे, इस टाइप की चीजें तो एक अच्छा ऑपरेटर जो है तो वही ना मेंटेन कर पाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके साथ ही प्रोडक्टिविटी ऑफ शॉवेल डिपेंड्स ऑन, शॉवेल की प्रोडक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है? एक तो वो होता है वर्क साइकिल। वर्क साइकिल मतलब कि अगर मैं बोलूं कि भाई शॉवेल यहाँ पे डंपर खड़ा है, उसको लोड करना है इस पोजीशन पे, तो ऐसा तो नहीं है कि 180 डिग्री घूम के जाएगा और लाके डालेगा। दिस इज द वर्क साइकिल, है ना। अब आपको तो भाई ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी कि 90 डिग्री से ज्यादा हो ही ना पाए। यहां से उठाया, यहां डाला, उठाया, डाला, है ना। तो ये जो एंगल बन रहा है यहां से यहां तक का, ये जो एंगल बन रहा है यहां से यहां तक का, ये एंगल कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर आपका वर्क साइकिल होता है। भाई जितना कम होगा उतना जल्दी जल्दी लोडिंग भी करेगा, पहली चीज। दूसरा, मटेरियल किस प्रकार का, देखिए बड़े बोल्डर्स अगर मिल जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है बड़े बोल्डर्स के केस में, कि डंपर वो जो आपका शॉवेल होता है उसको, उस चीज को उठाने में बड़ी दिक्कत जाती है। अगर फ्रेगमेंटेड मटेरियल ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसको आसानी से उठा के डाल देगा, है ना। अगर चिपचिपा मटेरियल होगा तो उसको डालने में भी दिक्कत जाएगी। तो आपका मटेरियल किस प्रकार का है, इस पर जो है तो डिपेंड करता है कि भाई कितना जल्दी जल्दी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी तो भाई हुआ ना, कितना जल्दी जल्दी लोडिंग करेगा, प्रोडक्शन उतना अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑपरेटर की स्किल, अगर ऑपरेटर अच्छा तो काम जल्दी, ऑपरेटर अच्छा नहीं होगा तो, है ना, भाई किसी नौसिखिए को अगर बैठा दिया तो क्या ही वो जल्दी जल्दी लोडिंग करेगा। ऊपर से वो डंपर में कुछ डैमेज कर दिया तो पता चला वो जल्दी जल्दी के चक्कर में उठा के रखने के डंपर को ठोक दिया, तो ऐसा कंडीशन तो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपका ऑपरेटर स्किल्ड होना चाहिए, वो अच्छे से काम करेगा, सही लोडिंग करेगा, कम। देखिए ऑपरेटर ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है मशीन चलाने में, ओपन कास्ट माइंस में स्पेशली। क्यों? क्योंकि अगर एक शॉवेल ऑपरेटर अच्छा नहीं है तो वो डंपर में सही तरीके से लोडिंग नहीं करेगा। पता चला एक आध बोल्डर जो है तो बाहर की तरफ लटक रहा है, जब डंपर हॉल रोड में चल रहा है तो एक एक वो पत्थर गिर गया बीच रोड में। अब उसको हटाने के लिए अलग से डोजर बुलवाओगे या लोडर बुलवाओगे, पे लोडर वगैरह बुलवाना पड़ेगा, तो ये एक दिक्कत आ सकती है। तो जो एक अच्छा ऑपरेटर होगा वो मटीरियल को ऐसे भरेगा कि वो ना तो गिरेगा, प्लस ज्यादा से ज्यादा मटेरियल भरेगा छोटी सी जगह में भी, ताकि सही तरीके से लोडिंग हो जाए और ज्यादा से ज्यादा मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जा सके एक ट्रिप में। तो ये एक डिपेंड करता है ऑपरेटर की स्किल पर, इसीलिए ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका आपका कि बैड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉइजी, डस्टी एनवायरमेंट इन माइंड विथ रेस्पेक्ट टू,
ठीक है। अगर माइंस में कैसी कंडीशन हो जाती है भाई, आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, नॉइजी कंडीशन है, डस्टी एनवायरमेंट है, तो आपके लिए क्या दिक्कत है? एक तो सबसे बड़ी बात तो वो एनवायरमेंट ही ऐसा, वहां काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आपका स्ट्रेस वर्किंग कंडीशन, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस्ड वर्किंग कंडीशन मतलब आपको काम करने का मन नहीं है लेकिन काम कर रहे हैं, है ना, एक बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन क्रिएट हो गई, लोड वर्कलोड बहुत ज्यादा आ गया है, तो ये चीज तो नहीं होगा। उसके बाद बैड विजन भी नहीं होगा, अनसेफ कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीजों पे आपकी बात अटकती है कि भाई अनसेफ कंडीशन या बैड एनवायरमेंट फॉर वर्क होगा। ठीक है। अब आपका अनसेफ कंडीशन ही है, ये करेक्ट आंसर है, अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन क्यों करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्योंकि आप ऐसे एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं। देखिए, बैड एनवायरमेंट ठीक है, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, यहां तक तो ठीक था बैड एनवायरमेंट, बट जब नॉइज की बात आई और डस्टी एनवायरमेंट की बात आई, तो जाहिर सी बात है कि नॉइज के कारण आपको हियरिंग लॉस हो सकता है, और डस्ट के कारण आपकी बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव, डस्ट का इनहेलेशन करेंगे तो उसके कारण आपका लंग्स वगैरह में डैमेज हो सकता है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, डस्ट के हार्मफुल इफेक्ट्स तो ऑलरेडी बताए ही हैं आपको बहुत बार। तो यहां पर एक अनसेफ कंडीशन भी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, कि भाई ना तो वो जगह काम करने लायक है ही नहीं, कंडीशन ही ऐसी है कि आप अगर काम करेंगे तो आप वहां पर सेफ नहीं है, इसलिए अनसेफ कंडीशन इज द राइट आंसर, जो कि इन सभी को इंक्लूड कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपर शावल क्राउडिंग मींस, अगर माइंस में डिपर शावल है तो क्राउडिंग का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे भी हम तुक्का नहीं मारेंगे, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे कि आखिर होता क्या है। बकेट को एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाना, डंपर के हाइट तक लेके जाना क्या कहलाता है? डिपर क्राउडिंग कहलाता है। या फिर मूविंग बकेट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इज कॉल्ड आपका क्राउडिंग। या फिर बकेट को स्विंग करना, ऐसे उठाया ऐसे डाला, दिस इज स्विंगिंग। ठीक है, बकेट को स्विंग करना आपका क्राउडिंग कहलाता है। या फिर शॉवेल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना आपका क्या कहलाता है? क्राउडिंग कहलाता है। अब चलिए, इसके लिए ना मैं मुजफ्फर सर का जो एक वीडियो उन्होंने दिया था, बहुत पहले उन्होंने रिकॉर्ड किया था और शानदार तरीके से उन्होंने उस चीज में हर एक चीज को एक्सप्लेन किया था, है ना। ये है आपका डिपर शॉवेल। डिपर शॉवेल में, इसको डिपर शॉवेल क्यों कहते हैं? ठीक है, ये देखिए, ये अभी कैसे ओपन होके इसको लोड करेगा, इस डंपर को लोड करेगा। ये यहाँ पे ट्रिप केबल होती है, उसको जैसे ही खींचता है, ठीक है, ये आपका, ये नीचे से खुलता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिपर शॉवेल। ठीक है, ये नीचे से खुल के लोड करता है, तो ट्रिप रोप होती है। अब ये जो पूरा का पूरा डिपर शॉवेल है, ये आपका किस चीज से, ये एक तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड रहता है, ओवरहेड वायर लाइंस की मदद से ऑपरेट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है और फिर यहाँ से गेट एंड बॉक्स से वहां तक जाती है। ठीक है, ये केबल मैन बैठा हुआ है। अब ये देखिए डिपर शॉवेल, इसमें खास बात ये है कोई भी हाइड्रोलिक चीजें नहीं होती है, पूरी तरह से ये रोप से ऑपरेट होता है। ठीक है, एक ऑपरेटर जो अंदर केबिन में चलाते रहते हैं और पीछे एक केबल मैन हमेशा रहेगा, जो कि देखते रहेगा केबल उससे दब ना जाए, केबल हमेशा लूज रहे, कि ज्यादा अगर अपना मशीन आगे बढ़ रहा है तो ज्यादा मशीन आगे बढ़ रहा है तो खिंचा ना जाए। तो ये देखिए अपना जो लोडिंग हो रहा है, इसे ये कहलाता है, ये बकेट पीछे गया, देखना अभी बकेट पीछे गया है, ये बकेट आगे आया हल्का सा, फिर पीछे गया, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट जो हो रहा है बकेट का, दिस इज कॉल्ड क्राउडिंग। ओके, ठीक है, तो मूविंग द बकेट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इज कॉल्ड क्राउडिंग। ठीक है, क्राउडिंग इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू रिटार्डर ब्रेकिंग सिस्टम इन अ ट्रक? ट्रक में जो रिटार्डर ब्रेकिंग सिस्टम होता है, वो निम्न में से उससे रिलेटेड निम्न में से चार स्टेटमेंट दिए हैं, उन चार स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट आपका जो है तो इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है। अब देखिए, आपका बेसिकली रिटार्डर ब्रेक होता क्या है?
सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, आपका होता है एक पार्किंग ब्रेक, एक होता है सर्विस ब्रेक और एक होता है रिटार्डर ब्रेक। जो पार्किंग ब्रेक होता है वो बेसिकली जो कार में हैंड ब्रेक वगैरह होता है ना, कि अपन को जब, या डंप ब्रेक एक होता है, ठीक है। तो जब अपन हैंड ब्रेक लगा देते हैं तो उस केस में हमारा जो कार है या जो डंपर है, तो वो क्या हो जाता है, वो वहीं पे खड़ा रह जाता है, ठीक है, कार वगैरह। वहीं पे पार्किंग ब्रेक भी सेम काम करता है डंपर के साथ, कि भाई वो डंपर पूरी तरह से हिल डुल नहीं सकता एक जगह से, ठीक है, जब भी डंपर को खड़ा किया जाता है तो बंद करके, उस केस में आपका पार्किंग ब्रेक यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सर्विस ब्रेक, जो एक नॉर्मल ब्रेक आप कार में अप्लाई करते रहते हो हर वक्त गाड़ी चलाते समय, उसको बोलते हैं सर्विस ब्रेक। एंड तीसरा आता है रिटार्डर ब्रेक। रिटार्डर ब्रेक का मेन काम क्या होता है कि आपका जब सर्विस ब्रेक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका डंपर उतर रहा होता है, तब आप सर्विस ब्रेक अगर लगा के डंपर को उतारते हो, भाई डंपर तो बहुत हैवी है, सर्विस ब्रेक की मदद से उतार भी रहे हो, ठीक है, रोकेगा, बट कहीं ना कहीं एक दिक्कत ये आएगी कि ब्रेक पे बहुत ज्यादा लोड आएगा और ब्रेक उस केस में हो सकता है गर्म हो जाए, ठीक है। तो ये दिक्कत आ सकती है और ब्रेक का फेलियर हो सकता है। तो सर्विस ब्रेक पे ज्यादा लोड ना आए, इसीलिए क्या यूज किया जाता है, रिटार्डर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। अब रिटार्डर ब्रेक आपका सबसे पहले तो क्या करता है, सर्विस ब्रेक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सेस हीट एंड सेव वाटर, भाई पानी डालोगे ठंडा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके इंजन से डिसंगेज कर देता है ना। इंजन जो है तो आपके टायर्स को चला रहा है, तो टायर्स को चलाने से अगर इंजन एक पर्टिकुलर स्पीड नहीं पकड़ पाता है, चढ़ाई ही चढ़ रहा है मान लीजिए, अब इंजन वो एक पर्टिकुलर स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है, तो इंजन को डिसंगेज कर देगा उस केस में, है ना, और आपका जो है तो गाड़ी को खड़ा कर देगा वहां पर। तो ये आपका अगर एक पर्टिकुलर स्पीड इंजन नहीं मेंटेन कर पाता तो डिसंगेज करने का काम भी करता है। दूसरा आपका ये जो है तो स्पीड कंट्रोल में मदद करता है, अगर डाउनग्रेड डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो स्पीड को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। तो ये भी आपका एक अच्छा ऑप्शन है जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, करेक्ट है। ये है आपका लास्ट ऑप्शन, इज अप्लाइड ड्यूरिंग अनलोडिंग ऑफ ओबी इन द डंप। ओबी जब भी अनलोड करते हैं डंप में, तो उस समय देखिए रिटार्डर ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। किस ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, पार्किंग ब्रेक या डंप ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बोला था ना तुक्का नहीं मारेंगे, समझेंगे, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं देखो जो सिंपल चीजें उनमें तो अपन यही करेंगे कि एक बार मैं बता दिया फुर्सत, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से आप पढ़ चुके हैं, जान रहे हैं, पूरा रूल एंड रेगुलेशन आप पहले ही बहुत बार मैं बता चुका हूँ, बाकी फैकल्टीज भी बता चुके, तो वो तो आप जानते ही हो, ठीक है। सुपर एलिवेशन क्या डिजाइन करने के लिए यूज होता है, बेंच, डंप, हॉल रोड, कुछ नहीं जी डिजाइन करेंगे, कुछ नहीं, अरे करेंगे यार। देखिए, आप कहाँ जाइए, शहडोल से जबलपुर जब जाइए, एक अच्छा एग्जाम्पल उस रोड में मेरे को देखने को मिला था, या फिर नॉर्मल कोई से भी जो आजकल की रोड्स बन रही हैं, कंक्रीट रोड, उनमें जब आप ट्रैवल करते हो तो जब टर्निंग आता है तो रोड ऐसी होती है सीधी सीधी, लेकिन जब टर्निंग आता है तो रोड हल्का सा ऐसी टेढ़ी हो जाती है और ऐसे टर्निंग पे मुड़ते हैं अपन। तो ये जो रोड में आप एक साइड ढलान दे रहे हो और एक साइड उसको ऊंचा कर रहे हो टर्निंग में, ताकि इजीली इजी मूवमेंट हो सके, उस चीज को बोलते हैं सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो आपका हॉल रोड डिजाइन करने में ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सुपर एलिवेशन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोडक्टिविटी ऑफ अ हाईली मैकेनाइज्ड कोल माइन डिपेंड्स ऑन। अब हाईली मैकेनाइज्ड कोल माइन है, इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी पर, इक्विपमेंट के यूटिलाइजेशन परसेंटेज पर, मैन पावर की परसेंटेज परसेंटेज ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी, एंड बोथ ए एंड बी, मतलब ये दोनों ऑप्शन ही बस करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपकी मैकेनाइज्ड कोल माइन है, हाईली मैकेनाइज्ड कोल माइंस है। जब हाईली मैकेनाइज्ड कोल माइंस है तो जाहिर सी बात है मैन पावर पे वो डिपेंड नहीं कर रही होगी। हाँ, मशीन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो मशीन पे डिपेंडेंट है तो भाई इक्विपमेंट्स आपके अवेलेबल होने चाहिए, जितने ज्यादा अवेलेबल उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी, यूटिलाइजेशन जितना अच्छे से यूटिलाइज करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, के ए और बी ऑप्शंस दोनों ही करेक्ट हैं। और एक्सीडेंट क्या है,
एक्सीडेंट एक अनप्लान्ड एंड अनडिजायरेबल इवेंट है। एक्सपेक्टेड मिशैप्स, अनकंट्रोल्ड इंसिडेंट्स, ओनली डिस्ट्रक्टिव इवेंट। देखिए एक्सीडेंट की जो डेफिनेशन है वो सीधे सीधे आपका ये सर्कुलर से उठाया है। मैंने जब अंडरग्राउंड हजार्ड्स पढ़ाया है आपका गेट के एग्जाम के लिए, जब पढ़ाया था तो उसमें जब एक्सीडेंट का एनालिसिस किया था, या फिर मुजफ्फर सर के जब आप वीडियोस देखेंगे वहां पे जो एक्सीडेंट का उन्होंने बताया था एससीसीएल के एग्जाम के टाइम पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक ही था, तो वहां पर आपका उन्होंने ये चीज बताई थी कि भाई एक्सीडेंट एक अनप्लान, मतलब कोई प्लानिंग करके थोड़ी एक्सीडेंट होता है चलो आज एक्सीडेंट करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो एक अनप्लान्ड अनडिजायरेबल, कोई चाहता नहीं है कि एक्सीडेंट हो लेकिन फिर भी हो जाता है, तो एक ऐसा इवेंट होता है। ठीक है, आप ना तो उसको एक्सपेक्टेड रहता है कि भाई मैं जान रहा था कि होगा ही एक्सीडेंट, खैर हो गया तो अब क्या ही कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी बोलना है हमें पता था होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। अनकंट्रोल्ड इंसिडेंट्स मतलब कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ऐसा इंसिडेंस है ये जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है, होनी को कोई नहीं टाल सकता, वो वाली बात बोल रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं है, उसे आप हो सकता था रोक सकते थे लेकिन आपने रोका नहीं, या फिर आपने कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज कर दिया इसलिए, या फिर आपने सोचा ही नहीं था उसके बारे में, तब तो एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, हमेशा डिस्ट्रक्टिव इवेंट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे तो बोल दिया है कि ओनली डिस्ट्रक्टिव, मतलब एक्सीडेंट होगा तो भाई पूरा डिस्ट्रक्टिव इवेंट होगा, पूरी तरह से सर्वनाश कर देगा हर एक चीज का, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन, ये तीनों तो इनकरेक्ट है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एक अनप्लान्ड एंड अनडिजायरेबल इवेंट, जो कि आपका डीजे में सर्कुलर में दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है पीवीसी कन्वेयर बेल्ट। पॉलीविनाइल क्लोराइड के कन्वेयर बेल्ट जो है तो क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो फायर रेजिस्टेंट, एंटी स्लिपेज प्रॉपर्टी, एंड आपका हाई कोफिशिएंट फ्रिक्शन वैल्यू देन रबर बेल्ट, एंड हाई कैपेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, एंटी रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका इसके बाद आपका हाई कोफिशिएंट फ्रिक्शन वैल्यू देन रबर बेल्ट, रबर बेल्ट के मुकाबले इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ज्यादा होता है। एंटी स्लिपेज प्रॉपर्टी होती है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा स्लिपरी होता है ना, ये चीज भी नहीं होता है। कैपेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो भी इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि पीवीसी का बेल्ट है तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पीवीसी है मतलब फायर रेजिस्टेंट होगा, ये आप कह सकते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बकायदा दिया हुआ है आपका हर एक जगह, ठीक है, रेगुलेशन में, रूल्स में, इन सब जगह पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ साइकिल टाइम ऑफ एक्सकवेटिंग मशीन। एक्सकवेटिंग मशीन का जो साइकिल टाइम है उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फैक्टर का कंसिडर करेंगे। स्वेल फैक्टर आपका क्या हो जाता है कि भाई ब्लास्टिंग के बाद या मटेरियल पहले इतू सा था अब इतू हो गया है, तो क्या इस पे आपका साइकिल टाइम डिपेंड करता है? नहीं। दूसरा बकेट फैक्टर, भाई बकेट की कैपेसिटी क्या है, बकेट में मतलब कैपेसिटी जो है उसमें मटेरियल कितना आ रहा है, दैट्स बकेट फैक्टर, ठीक है, तो इस चीज पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, साइकिल टाइम कैलकुलेट करना है ना, आने जाने का टाइम। स्विंग फैक्टर, स्विंग फैक्टर ड्रिल फैक्टर से तो कोई लेना देना नहीं। स्विंग फैक्टर क्या है कि भाई कैसे स्विंग कर रहा है, कितना जल्दी जल्दी स्विंग कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका साइकिल टाइम इस चीज पर डिपेंड करता है कि स्विंग कैसे कर रहा है, जल्दी जल्दी स्विंग कर रहा है, प्लस उसके बाद ज्यादा एंगल ऑफ स्विंग तो नहीं है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है साइकिल टाइम। तो साइकिल टाइम आपका बेसिकली स्विंग फैक्टर पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रेनिंग। आज के जमाने में ट्रेनिंग देने का सबसे मॉडर्न तरीका क्या है ना, ट्रेनिंग यूजर है ट्रेनर, एक ट्रेनर बुला लो वो ट्रेनिंग दे दे, भाई जिम थोड़ी जाना है। उसके बाद माइंस की बात कर रहा हूं मैं, जिम की नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन के बारे में बता देना कि हाँ ये देखो ये नई मशीन है, ये ऐसे चलती है, ऐसे चली, इस तरह से इसको काम करना है, इतना बता दिए, उससे थोड़ी वो सीखेगा कि भाई मुझे मशीन कैसे चलानी है। ठीक है, आपको तो ट्रेनिंग देनी है मशीन चलाने के लिए। इसके बाद आता है सिमुलेटर ट्रेनिंग एंड द वर्किंग एज असिस्टेंस टू ऑपरेटर, है ना, भाई जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, हेल्पर, जो हेल्पर ज्यादातर क्या होता है माइंस में,
हेल्पर ऑपरेटर के साथ साथ काम करता रहता है, काम करता रहता है, बीच बीच में ना हेल्पर, जब ऑपरेटर थक जाता है तो हेल्पर को बोलता है ये ऐसे से ऐसे चलाते हैं। तो बहुत से ऑपरेटर जो बनते हैं वो है पहले हेल्पर रहते, धीरे धीरे सीख जाते हैं साथ में रहते रहते। हाँ, इमरजेंसी के केस में उनसे बनना भी चाहिए कि कुछ भी दिक्कत आ गई तो एट दैट टाइम दे विल डू द ऑपरेशन विच हैज बीन परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटर। ओके, बट काम करना जो भी ऑपरेटर माइंड्स में आप रख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि पहले उसको किसी ऑपरेटर के अंडर में काम कराएं। सबसे बेस्ट पहले होता था कि ऐसा कर किया जाता था ताकि उसको एक्सपीरियंस हो जाए। बट आज के टाइम में हमें बोला है कि मॉडर्न मेथड क्या है भाई, पहले ट्रेनर के थ्रू करवाते थे, फिर उसके बाद नई मशीन आती थी तो डिस्क्रिप्शन दे दिया, ऑपरेटर के अंडर में काम करवा दिया। जैसे वाइंडिंग इंजन मैन है ना, उसमें बोलता है कि एक फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन मैन के अंडर में आपने काम किया होगा तो आपको वाइंडिंग इंजन मैन सर्टिफिकेट के लिए आप एलिजिबल है। ठीक है, इस टाइप का चीज अभी भी बोलता है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है सिमुलेटर ट्रेनिंग का? तो ये है सिमुलेटर ट्रेनिंग। सिमुलेटर ट्रेनिंग क्या होता है? सिमुलेटर ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपका चीजें रियल में कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा रूम होता है, उसके अंदर आप बैठ जाते हो और आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ आप रियल में उस जगह पे मौजूद हो और उस समय आप कैसे काम करोगे, मशीन को वहां पर चलाना सीखते हो आप। तो वो होता है सिमुलेटर ट्रेनिंग। जैसे बस चलाना है ना, आजकल मोबाइल में गेम्स आते हैं, बस सिमुलेटर, ट्रेन सिमुलेटर, बस चलाना सीख रहे हैं, पार्किंग करना सीख रहे हैं, है ना। तो मोबाइल की बात हुई। बड़े लेवल पे चला जाए तो बड़े लेवल पे आपने देखा होगा रनवे 34 करके अजय देवगन की एक मूवी आई थी। उसमें लास्ट में जब इन्वेस्टिगेशन होता है, बोला जाता है कि यार तुमने आखिर इतने तूफान में कैसे प्लेन को उतार लिया वहां पे, है ना। तो किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि उसको याद था, वो रनवे उसको याद था, दैट्स वाई उसने उस रनवे पे उतारा, वो आंख मूंद के उतार सकता था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, फिर बाद में उसको सिमुलेटर रूम में ले गए, फिर वहां पे वो ऐसे ही आंख मूंद के चला रहा है बकायदा, और बकायदा सेफ लैंडिंग करके दिखाया वहां पे सिमुलेटर में भी। तो इस तरीके से ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कॉजेस बेंच फेलियर? बेंच फेलियर किस पैरामीटर के कारण होता है? तो बेंच की चौड़ाई के कारण, अगर कोई फॉल्ट है, ये तो एक कारण हो सकता है यार। ठीक है, नेक्स्ट है बेंच की हाइट के कारण, तो ये एक कारण हो सकता है क्या? ठीक है, उसके बाद आपका ऑल ऑफ दी अबव, देखो ऑल ऑफ दी अबव तो नहीं होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव तो नहीं होगा क्योंकि बेंच की विड्थ और हाइट दोनों अगर एक ऑप्शन में होते तो समझ में आता, बेंच की विड्थ कम और हाइट ज्यादा, तो उस केस में आप कह सकते थे कुछ कारण हो सकते हैं। बट ज्यादातर जो फॉल्ट के कारण ही आपका क्या होता है, आपका बेंच का फेलियर होता है। तो ये एक मेजर पैरामीटर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ने निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? कंट्रोल ब्लास्टिंग इसलिए किया जाता है ताकि फ्लाई डॉग को अवॉइड किया जा सके। सेकेंडरी ब्लास्टिंग इसलिए किया जाता है ताकि बड़े साइज के बोल्डर्स को मतलब रिड्यूस किया जा सके। सेकेंडरी ब्लास्टिंग जो है तो इसके लिए किया जाता है। सेकेंडरी ब्लास्टिंग जो है तो टो फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट वाला स्टेटमेंट चुनना है ना। ठीक है, उसके बाद स्टेमिंग इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड द ब्लोन आउट शॉट। ठीक है, ब्लोन आउट शॉट ना होने पाए, मतलब एक्सप्लो पूरा का पूरा स्टेमिंग मटेरियल और एक्सप्लोसिव्स आपके होल में से बाहर ना आए, इसके लिए आपको सही तरीके से स्टेमिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नॉट करेक्ट ऑप्शन चुनना था। ठीक है, नॉट करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज पाउडर फैक्टर? पाउडर फैक्टर क्या है? टन्स ऑफ कोल ब्लास्टेड यूजिंग 1 kg of explosive used, tons of coal blasted using 10 kg of explosive used, tons of coal extracted in one blast, टन टोटल अमाउंट ऑफ बूस्टर एक्सप्लोसिव यूज्ड इन वन ब्लास्ट। अब देखिए पाउडर फैक्टर की डेफिनेशन क्या है।
टन्स, प्रोडक्शन इन टन्स, ऑर्डर फैक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्शन इन टन्स divided by 1 kg of explosive per kg of explosive। यही ना है, 1 kg एक्सप्लोसिव में आखिर कितना प्रोडक्शन हुआ ये पता करना है हमें। तो भाई यही तो है 1 kg टन्स ऑफ कोल ब्लास्टेड पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव। ठीक है, क्लियर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, AFDSS इंस्टॉल्ड इन HEMM कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। AFDSS का आप HEMM में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, अब उसका इस्तेमाल किस लिए नहीं किया जा सकता है? फायर डिटेक्शन के लिए, है ना, सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर्स को सप्रेस करने के लिए, सप्रेशन ऑफ ऑयल फायर्स को सप्रेस करने के लिए, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, किसी के लिए नहीं किया जा सकता। देखिए ऐसा तो नहीं है। AFDSS क्या है? ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ठीक है, आपका फायर को डिटेक्ट करता है और फायर को सप्रेस करता है। HEMM में आपने लगा दिया है उस चीज को। ठीक है, अब HEMM में आपका इसका इस्तेमाल नन ऑफ दी अबाउ किसी के लिए नहीं किया जा सकता है, यही कहना चाह रहा है ना, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए नहीं किया जा सकता है? सभी के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल फायर्स होते हैं उसको सप्रेस करने के लिए भी किया जा सकता है, ऑयल फायर्स जो हो रहे हैं उसको भी सप्रेस किया जा सकता है ना, फायर को डिटेक्ट भी करता है। तो यहाँ पर आपका नन ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ हाँ। देखिए HEMM cannot be used for, ठीक है, AFDSS installed in HEMM cannot be used for, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। फायर डिटेक्शन के लिए किया जा सकता है, यस किया जा सकता है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। इलेक्ट्रिकल फायर को सप्रेस किया जा सकता है, भाई वहां पे अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट भी हो गया डंपर के अंदर HEMM में भी, तो उसको तो सप्रेस करेगा ना। ठीक है, उसके कारण आग लग गई तो आग लगी तो सप्रेस तो करेगा डिटेक्ट करके, है ना। ऑयल लीकेज वगैरह हुआ तब आग लग गई, उसको भी सप्रेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो सभी ऑप्शंस करेक्ट है कि भाई इन सब के लिए तो यूज होगा। नन ऑफ दिस, नन ऑफ दी अबाउ करेक्ट आंसर क्यों हुआ? कि भाई इनमें से एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसके लिए इस्तेमाल ना होता हो AFDSS, सभी के लिए होता है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाता है। हम ना एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं ना, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं उन सभी में ये चीज नॉट, कैन नॉट, इनकरेक्ट ऑप्शन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा और उसी हिसाब से क्वेश्चन अटेंड करिएगा। बाकी बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। रोटेशन ऑफ इम्पेलर इनसाइड द पंप forces water to enter in the suction pipe. It is affected due to, जो इम्पेलर का रोटेशन है पंप के अंदर, वो क्या करता है, वो जब घूमता है इम्पेलर, वो पानी को सक्शन पाइप में आने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, सक्शन पाइप कहाँ डला रहता है? पानी के अंदर। फिर वो पाइप आता है मोटर के पास, इम्पेलर में जुड़ा रहता है। ठीक है, इम्पेलर जब घूमता है तो पानी सक्शन पाइप में आया, वाल्व खुलता है। ठीक है, फिर वहां से सक्शन पाइप से वो इम्पेलर उसको घुमा के, खूब तेजी से घुमा के सट्ट से फेंक देगा ऊपर की तरफ। एक अच्छा, ऊपर की तरफ नहीं, मतलब जहां भी पाइप होगा उसका, उसको फेंक देगा। ठीक है, तो ये काम हो रहा है। अब ये किस चीज से अफेक्टेड है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपका रिवॉल्यूशन पे डिपेंड कर रहा है ये चीज। पानी जो घुस रहा है सक्शन पाइप में, वो किस चीज के कारण घुस रहा है? उसके इम्पेलर के रिवॉल्यूशन के कारण, ठीक है, या फिर रिडक्शन के कारण, ये तो हो ही नहीं सकता भाई किसी भी केस में, या फिर इम्पेलर के घूमने के कारण, ठीक है, या फिर एक सक्शन इफेक्ट जनरेट हो रहा है। समझे? अब बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक सक्शन इफेक्ट आपका जनरेट हुआ, जिसके कारण आपका पानी सक्शन पाइप में गया।
सिंपल सी बात थी, है ना। कंफ्यूज करने के लिए आपका यहाँ पे देखिए रोटेशन दे दिया था, ज्यादातर इसी में टिक मार के आ जाते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि दिया है वोल्टेज लिमिट शैल नॉट एक्सीड डैश फॉर जनरल लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस में जो जनरल लाइटिंग किया जाता है उसका वोल्टेज लिमिट कितना है? तो आपका 125, 650, 11 केवी, बाप रे, जनरल लाइटिंग के लिए 11 केवी, है ना, 250 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका जो अंडरग्राउंड माइंस के लिए बोलता है 125 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, और ओपन कास्ट माइंस का 250 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, operators seat in the vehicle or HMMs should be designed continuously, designed dash to have adequate comforts while driving continuously। ठीक है, जो ऑपरेटर की सीट है व्हीकल्स में, किसी भी व्हीकल में भाई ऑपरेटर की जो सीट आप प्रोवाइड करा रहे हो, या जो डिजाइन कर रहे हो एचएमएम में जो सीट वगैरह डिजाइन रहती है वो इस तरीके की होती है कि ड्राइवर को लगातार एक ड्राइव करते समय कंफर्ट महसूस हो, है ना। ऐसी नहीं ना सीट बना के रख देते हैं भाई, वो सीट के लिए उसका अच्छा डिजाइन होता है। जैसे आजकल लैपटॉप लैपटॉप चलाने के लिए अलग आता है, गेमिंग के लिए अलग सीट कुर्सियां आती है ना, उस टाइप का होता है, एर्गोनॉमिक डिजाइन होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस दिया हुआ है कि एर्गोनॉमिकली होना चाहिए, टेक्निकली, साइंटिफिकली, या फिर बायोलॉजिकली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। भाई एर्गोनॉमिक्स डिजाइन होता है वो, बेसिकली बहुत बार पढ़ चुके हैं। फेलियर टू एक्सप्लोड एंटायर चार्ज ऑफ अ होल है मिस फायर, बिना कुछ सोचे, है ना। द टर्म रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज रिलेटेड विद, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आरएफ किससे रिलेटेड है? तो वेंटिलेशन से, वेंटिलेशन से नहीं, माइन एयर सैंपलिंग, माइन ड्रेनेज नहीं, माइन प्लान से रिलेटेड है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कि बोलता है कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो है तो बनवाने की जिम्मेदारी किसकी है? हु शैल इंश्योर दिस थिंग। तो देखिए यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनवाने की जिम्मेदारी, बनवाने की, इंश्योर द प्रिपरेशन, कि बना है कि नहीं बना है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। ठीक है, तो नहीं बना तो बनवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ओनर की होती है। ये साफ साफ आपका रेगुलेशन नंबर 37 ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑनर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद द मैनेजर शैल मेक अरेंजमेंट फॉर ऑल ओवरमैन एंड अदर ऑफिशियल टू मीट हिम और एन असिस्टेंट मैनेजर डैश फॉर द पर्पस ऑफ कन्फरिंग द दैट मीटिंग। ठीक है, आपका मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है कि भाई दिन में कम से कम एक बार तो ओवरमैन असिस्टेंट मैनेजर अपना मुंह दिखा दें, है ना। ये थोड़ी कि ऐसी जाके आए माइंस में, है ना, घुस गए सीधे। तो 14 दिन में एक बार, या हफ्ते में एक बार, या डेली वर्किंग डे में, है ना, दिन में एक बार, आपका वंस इन एवरी डे, है ना। तो आपका यह लिखा हुआ है वंस इन एवरी डे, दिन में कम से कम एक बार आकर जरूर मिले, है ना, सारे ऑफिशियल्स या फिर असिस्टेंट मैनेजर उससे आके जरूर मिले। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज ड्यूटी इज टू इन्वेस्टिगेट द एक्सीडेंट्स अकर्ड इन माइंस। किसकी ड्यूटी? ये देखिए यहाँ पे आप बोलोगे कि सर वंस इन एवरी वर्किंग डे होना चाहिए, लेकिन देखो यार ऐसा नहीं है। आपका वर्किंग डे तो लगभग लगभग हर दिन ही होता है माइंस में, पहली बात। दूसरी बात, अगर माइंस में छुट्टी भी है तो उस केस में मैनेजर आपका जो रेगुलेशन बोलता है वो सीधे सीधे बोलता है वंस इन एवरी डे। ठीक है, तो हम तो उसी को मान के चलेंगे। ठीक है, हुज ड्यूटी इज टू इन्वेस्टिगेट द एक्सीडेंट्स, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया था। टू इन्वेस्टिगेट द एक्सीडेंट्स अकर्ड इन माइन, माइंस में जो एक्सीडेंट होता है उसका इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, या मैनेजर? तो देखिए उसका इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी होती है सेफ्टी ऑफिसर की। ठीक है, मैनेजर खुद जाके या तो देखता है या तो असिस्टेंट मैनेजर को भेजता है, लेकिन जो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। रेगुलेशन में ये भी साफ साफ लिखा है। हु इज द नॉमिनेटेड ओनर ऑफ माइंस ऑफ लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी? ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था जो कि आपका पूछा गया था, कि अगर देखिए एक प्राइवेट कंपनी में तो भाई ओनर पता होता है कौन है, ठीक है, जो मालिक है। अब मान लो अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करूं तो उनका भी पता है, गौतम अडानी जी उनके मालिक है, ऑनर। ठीक है, ही इज द कर्ता धर्ता। लेकिन यहाँ पे जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करूं, जस्ट सपोज दैट कोल इंडिया हो गया या उसकी कोई सब्सिडरी हो गई, ठीक है, तो वहां पर जैसे बीसीसीएल हो गया, एमसीएल हो गया, सीसीएल हो गया, ईसीएल हो गया, लेकिन यहाँ पे आखिर कौन होगा मालिक?
ठीक है। तो यहां पर आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट क्या ही चलकर चलाएगा यार, एससीसीएल भी चलाना होगा तो, ठीक है। उसके बाद सीएमडी ऑफ द कंपनी, क्या जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वही ऑनर होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, होता है आपका डायरेक्टर टेक्निकल ऑफ द कंपनी। इसलिए डायरेक्टर टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे और उसका नाम याद रखना पड़ता है आपको, ठीक है। तो जो डायरेक्टर टेक्निकल कंपनी का होता है वही होता है आपका बेसिकली ऑनर, नॉमिनेटेड ऑनर ऑफ माइंस, ठीक है। नेक्स्ट है, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट शैल बी सबमिटेड टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विद इन डैश ऑफ एनी सच अकरेंस ऑफ, ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर माइंस में एक्सीडेंट हुआ तो आप कितना समय में के भीतर भीतर नोटिस सबमिट करेंगे? 3 दिन, 15 दिन, 24 घंटे या फिर 48 घंटे के भीतर भीतर आपको सबमिट करना रहेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें आपका विद इन 24 आवर्स, ठीक है, विद इन 24 आवर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 24 घंटे के भीतर भीतर आपको सबमिट करना पड़ेगा। माइनर इंजरी आपका अगर किसी को होता है तो कितने समय के लिए वर्कर जो है तो अपनी ड्यूटी से एब्सेंट रहता है, ठीक है। 72 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या 96 आवर्स। तो 24 और 72 ही तो है माइनर रिपोर्टेबल, उसके बाद सीरियस वाले में तो लंबे से चला जाता है व्यक्ति, है ना। तो उस केस में आपका 24 घंटे से अधिक समय के लिए अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट रहता है तो माइनर इंजरी केस में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका क्या बोलता है, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कमिटी एज पर माइंस एक्ट। माइंस एक्ट के अनुसार कमिटी का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया जाता है? तो उसमें बोलता है माइंस एक्ट में कि चीफ इंस्पेक्टर जो है तो कमिटी में इंक्लूड रहेगा, लेकिन जिसे भी चेयरमैन बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा बेसिकली, उसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। हु इज इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एंड ही मस्ट नॉट बी अ चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, ठीक है। बढ़िया से इस बुक में दिया हुआ है, बढ़िया पढ़ लो, परचेस कर लो, जिंदगी सवर जाएगी। चलो, तो यहाँ पर आपका सेक्रेटरी ऑफ कोल ये तो नहीं है, चीफ इंस्पेक्टर भी नहीं है ना। आपका स्टेट गवर्नमेंट का दिया हुआ है, बट स्टेट गवर्नमेंट का भी नहीं होता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो अ पर्सन इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, a person employed in an open cast mine is entitled for annual leave with wages at the rate of। आपका ओपन कास्ट माइंस के केस में जो एनुअल लीव ऑफ वेजेस के लिए कोई भी व्यक्ति अगर कब एलिजिबल माना जाता है, तो आपका दिया हुआ है यहाँ पे 1 डे फॉर एवरी 15 डेज ऑफ वर्क, है ना। 15 दिन काम करेगा तो आपका 1 दिन, या फिर 20 डेज ऑफ वर्क, 1 डे फॉर एवरी 20 डेज ऑफ वर्क। बाकी ये तो है ही नहीं, ठीक है, ये दोनों तो है ही नहीं। अब इसमें से एक अंडरग्राउंड के लिए, एक ओपन कास्ट के लिए, तो ये आपका ओपन कास्ट के लिए हो जाता है और ये आपका अंडरग्राउंड के लिए हो जाता है कि 20 दिन में कम से कम एक बार तो आता ही रहे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर्स ऑफ डिटेल्स ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इन अ माइन शैल बी मेंटेन्ड इन। जो भी व्यक्ति माइंस में काम करते हैं उसका रजिस्टर किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? BDEA। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्म ए में मेंटेन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रजिस्टर्स ऑफ डेली अटेंडेंस। डेली अटेंडेंस किस में मेंटेन किया जाता है? फॉर्म डी में मेंटेन किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्कमैन इंस्पेक्टर को डेजिग्नेट किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्कमैन इंस्पेक्टर को मैनेजर के द्वारा डेजिग्नेट किया जाता है बेसिकली, ठीक है। कौन वर्कमैन इंस्पेक्टर बनेगा? उसके बाद नेक्स्ट आता है, डैश शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट वेन एवर एनी वर्क ऑफ क्लियरिंग ऑफ फॉल ग्राउंड इज बीइंग कैरीड आउट, ठीक है। आपका कहीं पर भी अगर ग्राउंड का फॉल हुआ है ना, मतलब कि रूफ फॉल वगैरह मान लीजिए, अगर कुछ भी हुआ है एक्सीडेंट टाइप का, तो वहां पे आपका उसको साफ करवाना पड़ता है। अब उसको साफ करवाते समय वहां पर कौन व्यक्ति मौजूद रहना चाहिए, ये चीज पूछ रहा है। ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, सरदार या फिर आपका सर्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा व्यक्ति मौजूद रहेगा हर वक्त? ओवरमैन वहां पर हर वक्त मौजूद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेफ्टी कमिटी। सेम क्वेश्चन देखे फिर से पूछ लिया, सेफ्टी कमिटी का नहीं यार, सेफ्टी कमिटी का है। तो सेफ्टी कमिटी का चेयरमैन कौन होता है? मैनेजर होता है, सेफ्टी ऑफिसर होता है, एजेंट होता है या फिर ऑनर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर। मैनेजर जो है तो सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन होता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें कि बोलता है ओपन कास्ट माइंस में जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन है लक्स में आपका बेल्ट कन्वेयर्स में, वो कितने से अधिक कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो आपका 10, 20, 30 या फिर 40 हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 20 हॉरिजॉन्टल आपका दिया हुआ है, ठीक है। एयरबोर्न डस्ट सर्वे कितने समय में एक बार किया जाता है। तो ये आपका महीने में एक बार आपका किया जाता है एयरबोर्न डस्ट सर्वे। इसके साथ ही अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोलता है इंस्पेक्शन का जो रिकॉर्ड है उसके रिजल्ट्स जो इंस्पेक्शन किया जाता है वर्कमैन इंस्पेक्टर के द्वारा, उसके रिजल्ट्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। तो फॉर्म यू में मेंटेन किया जाता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट स्लोप मॉनिटरिंग, जो डंप में स्लोप का मूवमेंट होता है उसका मॉनिटर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे ही दे रहा है कि दिख रहा है भाई पीजोमीटर। ये तो सिर्फ और सिर्फ वाटर का लेवल, वाटर गेज के टाइप का सिस्टम होता है, तो उसके लिए यूज होता है वाटर का लेवल वगैरह मेजर करने के लिए। साउंड लेवल ऑफ एवीए इन डंपर, जो साउंड लेवल है एवीए का, ऑडियो विजुअल अलार्म का डंपर्स में, वो कितना होना चाहिए। तो वो बेसिकली आपका 5 से 20% अधिक होना चाहिए। मतलब कि डंपर का एक बेसिकली साउंड लेवल है, ठीक है, एक साउंड है, उससे अधिक कितना साउंड लेवल होना चाहिए ऑडियो विजुअल अलार्म का। तो 5 से 20% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डिसीज इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ डस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग ईयर्स। तो अगर बहुत लंबे समय तक आप डस्ट को इनहेल करते हैं तो कौन सी बीमारी होती है। निस्टैग्मस, एनकाइलोस्टोमियासिस, निमोकोनियोसिस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है निमोकोनियोसिस। डस्ट से रिलेटेड जितनी बीमारी है, सिडरोसिस, बेरिलियोसिस, जितनी बीमारी है वो सबका सब आपका निमोकोनियोसिस की कैटेगरी में आता है। ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन, ब्लास्टिंग के कारण जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम कैस में मेजर करते, क्या यूनिट है। तो उसको मीटर मिलीमीटर पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएमआर 2017 के अनुसार डेंजर जोन ओपन कास्ट माइंस में डेंजर जोन कितने रेडियस के डिस्टेंस को माना गया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई साहब, एकदम सा 500 मीटर के रेडियस को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सेसिव बर्डन, बहुत ज्यादा अगर बर्डन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है। तो देखिए बहुत ज्यादा अगर बर्डन है, बर्डन मतलब आपका ये होल हो गया और यहाँ से आपका ये जो डिस्टेंस है फेस से होल के बीच का डिस्टेंस जो है, तो उसको बोलते हैं बर्डन, ठीक है। अगर बर्डन ज्यादा है तो आपका एक तो ये ग्राउंड वाइब्रेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, दूसरा ये आगे की तरफ नहीं फेंक पाएगा मटेरियल को, इसलिए ये बैक साइड में ब्रेक्स जनरेट करेगा, तो बैक ब्रेक जनरेट होने लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ही शैटरिंग इफेक्ट देगा, भाई ये ज्यादा फोर्सफुली कुछ चीजों को फेंक नहीं पाएगा, तो वहीं पर क्या होगा, जो ब्लास्टिंग के कारण जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी उतने ही पत्थरों के द्वारा, क्योंकि रिलीज तो होगा नहीं, तो वहीं का वहीं वो एनर्जी क्या होगा, कॉम्पैक्ट रह जाएगा उस जगह पे, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा, जिसके कारण आपका शैटरिंग इफेक्ट होगा, मतलब कि फ्रेगमेंटेश मटेरियल ज्यादा होगा, फ्रेगमेंटेशन ज्यादा देखने को अपन को मिलेगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचईएमएम का जो ऑपरेटर है उसको आप पीपीई कब प्रोवाइड कराएंगे। अगर नॉइस लेवल कितने से अधिक हो जाता है तो उसे पीपीई प्रोवाइड कराया जाता है। तो वार्निंग लेवल होता है आपका 85 डीबीए डेसिबल, ठीक है। तो इससे अधिक होने पर आपका जो है तो पीपीई प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है, डेंजर लेवल तक जाने का इंतजार नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइसेस आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन डंपर्स, डंपर में कौन सा सेफ्टी डिवाइस नहीं होता है। तो देखिए मैकेनिकल डिवाइस ताकि ऑपरेटर को प्रोटेक्ट किया जा सके है, इन केस ऑफ हेड टू टेल कॉलिजन ऑफ द डंपर्स, एक मैकेनिकल डिवाइस लगा रहता है, हेड टू टेल कॉलिजन हुआ तो डंपर ऑपरेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको लगाया जाता है। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस ये तो होता ही है, सर्विस ब्रेक होता है, पार्किंग ब्रेक होता है, डंप ब्रेक होता है, रिटार्डर ब्रेक सिस्टम होता है, ये भी बता दिया। ऑल फंक्शन कट ऑफ स्विच मतलब कि डेड मेंस स्विच, ये चीज उसमें नहीं होती है, ठीक है, ये आपका एक्सकवेटर वगैरह में होता है। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं कि आपका कितने इंटरवल्स पर हेलमेट जो है तो ऑनर के द्वारा सप्लाई किया जाना चाहिए, ऑनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा, किस केस में, माइंस में जो काम करते हैं, तो 3 साल में सप्लाई किए जाने चाहिए, ठीक है, आपका रेगुलेशन में दिया हुआ है। सेक्शन 22 में माइंस एक्ट के नोटिस किसके द्वारा इश्यू किए जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज नहीं होना कि चीफ इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नहीं, वहां पे सीधा सीधा लिखा है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस सीआईएम के द्वारा नोटिस इश्यू किया जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो ये थे आपका क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन, ठीक है।
इसमें हमने पूरे के पूरे क्वेश्चंस कवर किए हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं एनटीपीसी का ये जो क्वेश्चन पेपर था बहुत बेहतरीन बनाया था। बहुत से सिंपल क्वेश्चन थे लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.